मेडिकल एंड नर्सेज हब की तीनों बुक्स है जो अभी आपको बम्पर डिस्काउंट पे चल रही हैं। तो जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन आपको ये रहा, इंश्योरेंस होल्डर और नॉमिनी इन केस ऑफ पार्शियल डिसेबिलिटी अकर्ड ड्यू टू एक्सीडेंट, टोटल एंड इररिकवरेबल लॉस ऑफ साइट ऑफ वन आइज और लॉस ऑफ वन ऑफ हैंड और फुट। पहले क्वेश्चन आप समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जब आपको पता होगा PMSB स्कीम क्या है, PMSB स्कीम, तब आप इसका आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री की जो योजना है, यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कितना अमाउंट पे किया जाएगा, इंश्योरेंस अमाउंट दिया जाता है यहाँ पर इन केस पार्शियल डिसेबिलिटी हुई हो। आपको एक जो फुल अमाउंट है वो तो पता होगा इस योजना के तहत कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके तहत जो अमाउंट दिया जाएगा वो कितना होगा, कितना अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा। यदि क्या हो जाए, या तो एक आँख चली जाए, मतलब पार्शियल डिसेबिलिटी का मतलब या एक आँख चली जाए, या फिर एक पैर अलग हो जाए, या एक हाथ अलग हो जाए, तो इस केसेस में जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसके तहत कितना अमाउंट दिया जाएगा, 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख या फिर 1 लाख, कितना अमाउंट पे किया जाएगा यदि किसी पर्सन का बाय चांस रोड एक्सीडेंट में, एक तो होता है डेथ और दूसरा होता है पार्शियल डिसेबिलिटी, कितना अमाउंट पे किया जाएगा यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है। जब यदि पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो कितना, 1 लाख, बस याद रखना है। इनकेस पार्शियल डिसेबिलिटी पूछे तो 1 लाख। लेकिन यदि बात की जाए कि पर्सन की डेथ हो गई है उस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि फुली डिसेबल हो गया, फुली डिसेबल का मतलब सीधा बेड रिडन हो गया हो, तब उस केस में कितना अमाउंट दिया जाएगा, 2 लाख रुपए। याद रखना है ये चीज़ें आपको। तो देखिए यदि पार्शियल डिसेबिलिटी को क्वेश्चन पूछा जाए तब कितना दिया जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना के तहत 1 लाख रुपए। यदि इसकी एज ग्रुप की बात करें तो 18 साल के बाद वालों को ही जो बाइक या कार चलाने को मिलती हैं, तो जो एज लिमिट होगी वो कितनी होगी, 18 से 70 साल तक में ही यहाँ पे कवरिंग की जाएगी। अब यहाँ पर डेथ और डिसेबिलिटी दोनों कवर किए जाते हैं। अब डिपेंड करता है कि पार्शियल है तो 1 लाख, और यदि पूरी बॉडी डिसेबल हो गई है, डेथ हो गई है, तो 2 लाख रुपए है जो पे किया जाएगा। और इस स्कीम के तहत यहाँ पर इसका एक ओवर स्ट्रेचिंग इंश्योरेंस पीरियड होता है 1 जून से 31 मई तक। कितना, 1 जून से 31 मई तक। और ऐसा नहीं कि जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको ही मिल गए। यहाँ पर यह है कि जिन लोगों ने इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करवा रखा है उनको मिलेगा ये अमाउंट। क्लियर? आई होप आपको स्कीम समझ में आ गई हो। तो इस स्कीम को स्टार्ट कहाँ किया गया था, 9 मई 2015 को कोलकाता में इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। लेकिन 1 जून 2022 के बाद क्या है, यहाँ पर इसको एक्चुअल में जो लॉन्चिंग डेट पूछे तो इसकी अलग है। और यहाँ पर यदि पूछा जाए कि ये जो ये कह सकते हैं हम कि एक तरीके से इफेक्टिव फुल कब रही, तो ये थोड़ा बाद में रही, 2015 के बाद में। अब यहाँ पर इस स्कीम को परचेस करने के लिए करना क्या होगा, क्योंकि चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसी हो चाहे प्राइवेट पॉलिसी हो, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको भी पे करना होता है। तो इस स्कीम का जो इंश्योरेंस पॉलिसी का स्कीम है क्या है, 12 रुपीज़। क्या है, 12 रुपीज़। यहाँ पे याद रखना है कि जो स्कीम में आपको पैसे लगेंगे वो क्या होंगे, 12 रुपये बस। कितने, 12 रुपये बस। या तो ये अमाउंट यदि डिसेबल होते हैं तो आपको खुद मिलेगा, या फिर आपका जो नॉमिनी है पॉलिसी होल्डर को, या फिर जो आपका नॉमिनी है उसको ये अमाउंट दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अब आपको, अरेंज दी फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस में जमाना है कि सही ऑर्डर क्या होगा। तो ऑप्शन है आपको, सॉरी यहाँ पे अभी क्वेश्चन ही है आपका, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, सॉरी यहाँ पर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी जिसकी बुक्स पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर
ये आपको जब सीक्वेंस पूछा गया है तो आपका पहले क्या आएगा। तो यदि इस तरीके का सीक्वेंस पूछा जाता है तो ये डिपेंड करता है कि सबसे पहले किसको स्टार्ट किया गया था, कौन सा प्रोग्राम या सबसे पहले कौन सी स्कीम आई थी। जब आपको पता होगा कि कौन सा प्रोग्राम कब आया तभी आप इसमें आंसर है जो कर पाएंगे। क्या दिया है आपका ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। तो ये कब आई थी 1975 में, 2 अक्टूबर 1975 को इसको लाया गया था। फिर है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, क्या है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, और ये आई थी आपकी 1953 में 1953 में। फिर आपकी जो NCERT है, NCERT कब आया था, तो NCERT आया था 1961 में। अब आपको जब ये ईयर पता होंगे तब आप आंसर दे पाएंगे। फिर एक कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, तो यूनाइटेड नेशन ने जो कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड निकाले थे आए थे आई थिंक 1989 में। तो यहाँ पर अब आप इसको यदि सीक्वेंस वाइज लेके जाएंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे पहले कौन सी स्कीम आई, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या आया, फर्स्ट सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो कि 1953 में आया। देन आफ्टर आपका क्या आया NCERT, तो यहाँ पर आपका ये सेकंड हो जाएगा क्या NCERT, तो यहाँ पे आपका NCERT दूसरे नंबर पे आया। यहाँ पे मैं आपको इसलिए लिखते जा रही हूँ कि आपको यही समझ में आ जाए क्वेश्चन। फिर इसके बाद क्या आया आपका 1953 में सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, 1961 में NCERT, एंड देन आफ्टर आपका आया ICDS, क्या आया ICDS। तो यहाँ पर आपका थर्ड में क्या होगा ICDS। लास्ट में आया आपका क्या, जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड है, क्या है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, तो ये हो गया फोर्थ। अब आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये जो सीक्वेंस बन के आए आपका आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर B, क्या निकलेगा B। तो यहाँ पे मैं आपको ये लिखे रहने दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर जो एस्टेब्लिशमेंट, यदि इस तरीके से आपको कोई और प्रोग्राम दिया जा सकता है, आपको एज एन एग्जाम्पल था, तो आपको यदि ऐसे कहा जाए कि सीक्वेंस में लेके आइए करेक्ट सीक्वेंस में, तो आपको बेस्ड ऑन दैट कि आपको यदि पूछा जाए कि अकॉर्डिंग टू ईयर के सबसे पहले जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया उसके अकॉर्डिंग आपको, जब आपको उस प्रोग्राम की एग्जैक्ट एक जो ईयर याद होगा कि ये प्रोग्राम तब लॉन्च हुआ, तब आप आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे, क्वेश्चन हार्ड नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड आया 1953 में, NCERT आया 1961 में, ICDS 1975 में, CRC है जो कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड है, ये आए कब 20 नवंबर 1989 में। और लेकिन इसको यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें हम, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया था 11 दिसंबर 1992 में। याद रखना है आपको, UNCRC ने, जो यूनाइटेड नेशन ने जो कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड अपडेट कब किए, 20 नवंबर 1982 को, इतना याद रखें। लेकिन इंडिया ने UNRC से जो UNCRC से अडॉप्ट कब किया इंडिया ने, 11 दिसंबर 1992 को। The drug given prophylactically in HIV/TB co-infected patient is, let's say यहाँ पर एक पेशेंट है जिसको HIV/AIDS हुआ है, साथ में TB भी है, मतलब को इन्फेक्टेड पेशेंट, दोनों कंडीशन हुई हैं, तब यहाँ पर उसको एज अ प्रोफाइलैक्टिक का मतलब होता है, एक होता है कीमोप्रोफाइलैक्टिक और दूसरा होता है प्रोफाइलैक्टिक। तो यहाँ पर प्रोफाइलैक्टिक जो ड्रग है क्यों दी जा रही है, और तीसरी डिसीज ना आ जाए उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी मेडिकेशन है जो एज अ प्रोफाइलैक्टिक दी जाती हैं। तो यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन दी जाएगी, कोट्राइमोक्सोल, रिफाम्ब्यूटेन, डॉक्सीसाइक्लिन या फिर रिटोनाविर। जहाँ पे भी विर वर्ड जुड़ जाता है तो आपको हमेशा समझ जाना है कि एंटीवायरल ड्रग है, क्या है एंटीवायरल ड्रग है। अब यहाँ पर कौन सी मेडिकेशन है जो दी जाएगी, क्या है कौन सी मेडिकेशन है जो दी जाएगी,
जिसको HIV और TB है, साथ में कोई और तीसरा इन्फेक्शन ना हो जाए उसको प्रिवेंट करने के लिए, तो वो यहाँ पर एज एन एंटीबायोटिक ही है, वो दी जाएगी आपकी कोट्राइमैक्सोल। क्या है? कोट्राइमैक्सोल, जो कि जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। तो जो यहाँ पर कोट्राइमैक्सोल है, इसको या तो निमोनिया के लिए दिया जाता है, ब्रोंकाइटिस के लिए, UTI के लिए, इस तरीके से मेडिसिन है जो दी जाती है। अब यहाँ पर एज अ प्रोफाइलैक्टिक की बात की गई है कि TB और HIV का मरीज है, तो यहाँ पर मेडिसिन कौन सी देंगे हम प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, तो होगी कोट्राइमैक्सोल, जो कि एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, और तीसरा कोई इन्फेक्शन ना हो, जैसे निमोनिया ना डेवलप हो जाए, या फिर ब्रोंकाइटिस ना हो जाए, या फिर कुछ और अदर प्रॉब्लम ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। अ क्लाइंट विथ रेमेटॉइड अर्थराइटिस मे रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट डेटा। यदि मरीज को रेमेटॉइड अर्थराइटिस हुआ है तो कौन सा डेटा रिवील करेगा? हैवर्डन नोट्स, मॉर्निंग स्टिफनेस नो लॉन्गर देन 30 मिनट, असिमेट्रिक जॉइंट स्वेलिंग, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज ऑफ द हैंड। क्या देखने को मिलेगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस में? जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों किसी न किसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। एक होता है हैवर्डन नोट्स, ये भी अर्थराइटिस का ही साइन है, लेकिन ये रेमेटॉइड अर्थराइटिस का नहीं है। ये होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस में। किसमें? ऑस्टियो अर्थराइटिस में। रेमेटॉइड अर्थराइटिस में देखने को मिलती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मतलब जैसे आपका जो फोर्क होता है, फोर्क जिससे आप नूडल्स खाते हैं, उस तरीके से जो हाथ है आपका, ये आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी कई बार पढ़ाया गया है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी पूछें तो आपको कहना है क्या? रेमेटॉइड अर्थराइटिस, मतलब जो आपकी फिंगर है, फिंगर आप जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल है जॉइंट, यहाँ पर हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। क्या है? हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो आपकी फिंगर है, क्या है? फिंगर है, इंटरफेरेंजियल फिंगर है, तो यहाँ पे आपको जो आपकी फिंगर है, जैसे स्वान की नेक होती है उस तरीके से देखने को मिलेगा। इसको क्या कहा जाता है? स्वान नेक डिफॉर्मिटीज ऑफ द हैंड। क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी ऑफ द हैंड। और यदि आपको पूछा जाए, यदि आपको पूछा जाता है हैवर्डन नोट्स, तो हैवर्डन नोट्स किस में देखने को मिलेंगे? जो हैवर्डन नोट्स हैं ये देखने को मिलते हैं ऑस्टियो अर्थराइटिस वाले पर्सन में, मतलब स्मॉल जो मटर के दाने होते हैं उस तरीके के जॉइंट के टिप पर, जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, जहाँ पे इंटरप्रॉक्सिमल जॉइंट पे जो होंगे वो कहलाते हैं स्वान नेक, इंटरफेरेंजियल के यहाँ पे होंगे छोटे छोटे मटर सेप के दाने की गांठें जिसको हम कहेंगे, वो कहलाते हैं हैवर्डन नोट्स। क्लियर? नेक्स्ट वन, इन स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन एंटीबायोटिक्स, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशन एंड स्टेरॉइड्स टू बी गिवन टू ट्रीट। तो यहाँ पर किसी पर्सन में यदि क्या हो रहा है? स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन क्या होगा? स्टीम सेल जो ट्रांसप्लांटेशन है, क्या है? यहाँ पर ऐसी कंडीशन, यदि किसी की बोन मैरो डैमेज हो चुकी है तो वहाँ पर पूरा स्टीम सेल को ही ट्रांसप्लांट किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा डिस्ट्रॉयड सेल से, तो वो स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन। अब जिसका स्टीम सेल ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं। क्या है? एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट दिए जाएंगे और स्टेरॉइड्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्यों दिए जाते हैं? तो यहाँ पर ये दिए जाते हैं GVHD को प्रिवेंट करने के लिए। इसको कहा जाता है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। क्या है? ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज और रेड डिसीज। ये जनरली इसमें होगा क्या? नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा, या फिर कभी कभी सीवियर कंडीशन भी डेवलप हो सकती हैं। और भी होगा क्यों? कि जिससे आपका ट्रांसप्लांट किया गया है, जिससे आपका ट्रांसप्लांट किया गया है उसकी बीमारी आपके अंदर आ सकती हैं, या आपकी
आपको उसकी बीमारी आने का रिस्क रहेगा, इसीलिए आपको साथ में क्या दिया जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट, मेडिकेशन और एंटीबायोटिक्स। ये सभी चीज़ें हैं जो दी जाएंगी, किससे बचाने के लिए, GVHD से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट इज साउंड नॉट रीचिंग द इनर ईयर यूजुअली ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रॉमा इज टर्म्ड एज। यदि साउंड आपके इनर ईयर में, मतलब जहाँ पर जो ईयर ऑसिकल्स है वहाँ पे नहीं पहुँच रहा, सॉरी ईयर ऑसिकल नहीं, कोक्लिया, सेमी सर्कुलर कैनाल वगैरह है, वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रॉमा इंजरी के कारण, तो वो क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस या फिर स्लो हियरिंग लॉस। तो यदि साउंड इनर ईयर तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा, ये कहलाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। क्या होगा, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। नेक्स्ट है यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि देख इधर रहे हैं, आपको लगेगा कि वो आपको देख रहे हैं, बट वो एक्चुअल में आपको नहीं देखते हैं, कहीं और देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव एरर। और ये होता किसके कारण है कि जो कॉर्निया या फिर लेंस है उसके कर्वेचर में डिफरेंस होने के कारण। अब यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, एमेट्रोपिया, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म या फिर हाइपरमेट्रोपिया। क्या कंडीशन यहाँ पे है जो रिप्रेजेंट की जाएगी, तो एमेट्रोपिया का मतलब होता है कि जो रिफ्रैक्टिव स्टेट है, रिफ्रैक्टिव स्टेट है क्या है, नॉर्मल है। एमेट्रोपिया को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, नॉर्मल विजन। क्या है, नॉर्मल विजन। मायोपिया मतलब कि नियर साइटेडनेस, नियर साइटनेस। हाइपर मतलब दूरदृष्टि और फार साइटेडनेस। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि जो कॉर्निया और लेंस है इनका जो कर्वेचर है जैसे नॉर्मल में होता है वैसा ना होकर क्या रहे, तिरछा रहे, डिफरेंसेस रहे, तो वो कहलाता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको फिर से पेयर मैचिंग की। अभी आपको मे बी 10 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे अब कंटिन्यू रहेंगे आपको पेयर मैचिंग के। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि मैच द फॉलोइंग। हीमोलाइटिक एनीमिया एक साइड डिसऑर्डर है, दूसरी साइड डिफेक्ट है। एक साइड डिसऑर्डर है मतलब हुए हैं और किसकी कमी से हुए, दूसरे साइड उनका रीजन है। हीमोलाइटिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, परनीसियस एनीमिया या फिर एप्लास्टिक एनीमिया, किसके कमी से क्या होगा, दूसरी साइड डिफेक्ट में दिया है आपको। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स या फिर माल फंक्शन ऑफ बोन मैरो। आप लोग भी यहाँ पे मैच कीजिए, ऑप्शन आपको नीचे दिए हैं, आपको इन ABCD में से कोई एक चूज़ करना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत अभी रिसेंट में एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया कब होगा, जब बहुत बड़े लेवल पर RBC का डिस्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पर तो बड़े लेवल पे RBC का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो क्या होगा, वो होगा मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स और RBC। दूसरे में आपको क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। फिर है परनीसियस भी है यहाँ पे आपको। परनीसियस और मेगालोब्लास्टिक दोनों होते हैं विटामिन B12 की कमी से, बट एक थोड़ा सा चेंज है। मेगालोब्लास्टिक जनरली फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है। दो रीजन होते हैं मेगालोब्लास्टिक के, फॉलिक एसिड और B12। तो यहाँ पर जब आपको इस तरीके से ऑप्शन हो तो आप परनीसियस का तो कम्प्लीटली होता है B12 की कमी से। किससे, B12 की कमी से। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर C है उसका हो जाएगा 1। फिर आपका बचता है डी में क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक बोन मैरो के माल फंक्शनिंग के कारण ही होगा। किसके कारण, बोन मैरो की माल फंक्शनिंग के कारण ही। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा 4। अब यहाँ पे आपका आंसर है जो क्या होगा, 3, 2, 1, 4। क्या होगा,
3214। अब यहाँ पे आप मैच कीजिए 3214 रहा डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको, मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। यहाँ पर अब एक लिस्ट को आपको दूसरी लिस्ट से मैच करना है। डिसीज है, दूसरी साइड पैथोजन है। तो डिसीज में क्या है आपकी? सिफिलिस, मम्प्स, शिंगल्स या फिर टाइफॉइड। दूसरे पैथोजन में वेरिसेल्स जूस्टर, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, साल्मोनेला टाइफी या फिर पैरामिक्सोब्रेडी। क्या होगा आपका आंसर? तो सिफिलिस का सबको पता है बैक्टीरिया होता है ट्रिप्नोमा पैलिडियम। यहाँ पे मैं आपको ये वाले जो चूज द करेक्ट आंसर है ऑप्शन इसलिए आपके लिए मैच करना है, तो आपको यहाँ पे जोड़ते जाना। मैं ओनली यहाँ पे आपको पेयर मैचिंग बता रही हूँ कि आपको पेयर मैचिंग करनी कैसे है। क्लियर? जैसे सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट सबको पता है क्या होता है? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। क्या होगा? ट्रिप्नोमा पैलिडियम। दूसरा है मम्प्स, मम्प्स का होता है पैरामिक्सो। क्या होगा? पैरामिक्सो। अब आता है ऑप्शन नंबर सी सिंगल्स, सिंगल्स जूस्टर के कारण होता है। जो HPV है, सिंगल्स है, वो सब जूस्टर के कारण होते हैं। तो यहाँ पर होगा वेरिसेला जूस्टर। लास्ट में से टाइफॉइड, तो इसका सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड को क्या कहा जाता है? एंट्रिक फीवर। टाइफॉइड में क्या इफेक्ट होती हैं सबसे ज़्यादा? इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्पेशली। तो यहाँ पर टाइफॉइड का क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। अब यहाँ पे आपका जो मैचिंग होता है सिफिलिस का क्या होगा आपका? ट्रिप्नोमा पैलिडियम मतलब कि 2, मम्प्स 4, पैरामिक्सोब्रेडी, सिंगल्स जूस्टर आएगा आपका, और टाइफॉइड का साल्मोनेला टाइफी। 2, 4, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकेंड। अब यहाँ पे आपको वैक्सीन दी गई है, इनको मैच करना है। वैक्सीन दी गई है, इनको आप मैच कीजिए। एक में वैक्सीन है, दूसरे साइड वैक्सीन के टाइप हैं। BCG वैक्सीन, टाइफॉइड वैक्सीन, DPT या फिर मीजल्स। 4 वैक्सीन है। अब कौन सी टाइप की? वायरल वैक्सीन है, टॉक्साइड है, किल्ड है और लाइव है। तो यहाँ पर BCG कैसी वैक्सीन में कंसीडर की जाती है? इसका आंसर आप लोग क्योंकि कमेंट बॉक्स में देंगे, हमने बहुत सारे में पढ़ा है, इवन मैं आपको बता भी दूंगी, तो आपको मैच आपको करना होगा। टाइफॉइड, टाइफॉइड को किस कैटेगरी में रखा जाता है? ये तो बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ये किस में आती है? गिल्ड में आएगी। DPT, तो इसमें डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनस, तो टिटनस जो कंपोनेंट है वो टॉक्साइड कैटेगरी में जाता है। किसमें? टॉक्साइड में। फिर बचती है मीजल्स, तो मीजल्स से वायरल, वायरस के थ्रू होगा, तो हो गई वायरल वैक्सीन। अब आप लोग मैच कीजिए, मैंने चारों बता भी दिए हैं कि आपका आंसर क्या होगा। BCG है जो आपकी, वो है BCG वैक्सीन है लाइव, जो कि TB को प्रिवेंट करने के, TB से प्रिवेंशन के लिए इंट्राडर्मल दी जाती है एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइफॉइड, टाइफॉइड से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। अब टाइफॉइड एक बैक्टीरियल वैक्सीन है, तो ये कौन सी होगी? होगी किल्ड वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड। DPT में टिटनेस कंपोनेंट है, इसीलिए टॉक्साइड कैटेगरी में जाता है। मीजल्स क्या है? वायरल है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा A4 B3 C2 D1। क्लियर? A4 B3 C2 D1। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, स्टेज 3 एनेस्थीसिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो एनेस्थीसिया की जो 3rd स्टेज है क्या कहलाती है? स्टेज ऑफ एमनेसिया, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, या फिर स्टेज ऑफ सर्जरी, या फिर ओवरडोज स्टेज। कौन सी स्टेज कहलाएगी यहाँ पर? स्टेज 3 एमनेसिया। 4 स्टेज होती हैं टोटल। कितनी? 4 स्टेज होती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो स्टेज 3 है उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहलाती है स्टेज ऑफ सर्जरी। क्या कहलाएगी? स्टेज ऑफ सर्जरी। यहाँ पे देखिए 4 स्टेज होती हैं, जिसको फर्स्ट स्टेज को क्या कहा जाता है? यहाँ पर जो स्टेज फर्स्ट होती है ये कहलाती है आपकी क्या? एनाल्जेसिया, मतलब पेन से राहत देने के लिए यहाँ पे क्या है? एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? पेन रिलीफ। दूसरी होती है आपकी डेलीरियम।
कौन सी होती है? डेलीरियम। स्टेज 2 क्या है यहाँ पे? डेलीरियम। ये आपको एग्जाम में आ सकती हैं। डेलीरियम मतलब आपको उतना जो कम चीज़ें याद रहेंगी एक तरीके से। तीसरी स्टेज जब डेलीरियम के बाद आती है आपकी कौन सी? स्टेज नंबर 3। इसको कहा जाता है क्या? सर्जरी स्टेज। क्या होगी? सर्जरी स्टेज। फिर आपकी आती है चौथी स्टेज जिसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। क्या होगा? स्टेज 4। इसको कहा जाता है रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये 4 स्टेज हैं। क्या है ये? 4 स्टेज हैं किसकी? एनेस्थीसिया की। तो एनाल्जेसिया, डेलीरियम, सर्जरी और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। यदि तीसरी स्टेज कहा है तो क्या होगी आपकी? सर्जरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज अ सेट ऑफ delusional condition in which the affected person believe they are being persecuted despite a lack of evidence। यदि यहाँ पर किसी को डिल्यूजन है लेकिन साथ में उस पर्सन को लगता है कि उसको एक तरीके से हमें कह सकते हैं शकीला टाइप का, उसको ऑलवेज शक टाइप का रहेगा। तो यहाँ पर लेकिन बिना किसी एविडेंस के, कुछ एविडेंस नहीं है जिसको उसके ऊपर शक हो रहा है, उसको लगेगा कि ये मेरे खाने में जहर मिला के मुझे दे सकते, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से लगेगा तो क्या? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस, एरोटोमेनिक डिल्यूजन, सोमेटिक डिल्यूजन या फिर परसिक्यूटरी डिल्यूजन। तो परसिक्यूशन वर्ड जब भी आ जाए मतलब यहाँ पर शकीलेपन की बात की जा रही है, वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन ही कहलाएगा। इसको परसिक्यूटरी डिल्यूजन के नाम से भी जान सकते हैं। क्या होगा? परसिक्यूटरी डिल्यूजन। ग्रैंडियोस का मतलब तो होता है कुछ महान टाइप का लगना। क्या है? महान टाइप का लगना। नेक्स्ट वन, अ क्रोनिक मेटाबॉलिक बोन एंड जॉइंट डिसीज caused by ingesting large amount of fluoride either through water or rarely from food of endemic area। जो एंडेमिक एरिया है वहाँ पर उनके पीने के पानी में फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा होगा जिसके कारण लंबे समय तक होने वाली मेटाबॉलिक बोन और जॉइंट डिसीज होगी। वो क्या है? लेथरिज्म, स्केलेटन फ्लोरोसिस, फ्लैसिड पैरालिसिस या फिर डेंटल फ्लोरोसिस। यहाँ पर कहा गया है कि क्रोनिक, क्या है? क्रोनिक लॉन्ग टर्म में होने वाली समस्या। क्या है? क्रोनिक और लॉन्ग टर्म में होने वाली समस्या। तो यहाँ पर क्या होगी? वो होगी यहाँ पर स्केलेटल फ्लोरोसिस। क्या होगी? जॉइंट और बोन्स की बात की गई, दांतों की करते जब डेंटल फ्लोरोसिस आप कहते, यदि दांतों पे बस कहते तब कहते क्या? डेंटल फ्लोरोसिस। लेकिन यहाँ पर जॉइंट और बोन्स में वो भी यदि आपने लॉन्ग टाइम तक जो भी एंडेमिक एरिया है जहाँ पर पीने के पानी में, यहाँ की पानी में क्या है? फ्लोराइड का अमाउंट ज़्यादा है, तब होने वाली समस्या क्या कहलाएगी? स्केलेटल फ्लोरोसिस। क्या होगी? स्केलेटल फ्लोरोसिस। नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स इज सीन इन। यहाँ पे तो आपको इस इमेज के कारण आंसर भी पता चल गया होगा बट फिर भी, तो स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ सर्विक्स किस में देखने को मिलेगी? ट्राइकोमोनास, गोनोकोकस, मोनिलिसियासिस या फिर गार्डेनेला। किसके कारण होगा? अब यहाँ पर जब आपको सर्विक्स का या तो आपको वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके क्वेश्चन आता है। क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज को लेके क्वेश्चन आ सकता है या फिर कुछ स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है उससे रिलेट करते आ सकते हैं कि गोनोरिया का है, सिफिलिस का है, क्या है। लेकिन यहाँ पर अपीयरेंस की बात हो रही है। स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस का मतलब है कि सर्विक्स के ऊपर आपने स्ट्रॉबेरी देखी होगी, डॉट 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 टाइप के रहेंगे, उसके ऊपर दाने दाने से रहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस यदि सर्विक्स देखने को मिल रहा होता है किसके कारण? ट्राइकोमोनास इन्फेक्शन के कारण। किसके कारण? ट्राइकोमोनास के कारण। यहाँ पे इमेज देख सकते हैं आप, जो कि ट्राइकोमोनास क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि पैरासाइटिक क्या है यहाँ पर? ट्रिक। इसको क्या कहा जाता है? ट्रिच नाम से भी जाना जाता है, जो कि पैरासाइट्स के थ्रू होती है। क्या है? पैरासाइट्स के थ्रू होगी। अब यहाँ पर डिस्चार्ज भी होगा, फिशी स्मेल, ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज यदि आपसे पूछें। क्या है? ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज पूछें आपसे तो वो भी किस में देखने को मिलेगा?
वो भी होता है इसी में, ट्राइकोमोनास में। ग्रीन वेजाइनल डिस्चार्ज, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, और फ्रूटी थिन और फॉल स्मेली डिस्चार्ज, साथ में डिस्चार्ज के अलावा ईचिंग, बर्निंग सेंसेशन होना, तो वो सब किसके लक्षण हैं? स्ट्रॉबेरी सर्विक्स। यदि आपसे पूछ ले स्ट्रॉबेरी सर्विक्स तो आपको फट से आंसर देना है क्या? ट्राइकोमोनास। नेक्स्ट वन इज अ पेशेंट विथ काइफोसिस। अ पेशेंट विथ काइफोसिस इज शेड्यूल्ड फॉर डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री डेक्सा टेस्टिंग द नर्स विल प्लान टू। हमने पढ़ा है डेक्सा स्कैनिंग। क्या है? डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री होती है। इसमें एक तरीके की डाई आपको इंजेस्ट कराई जाती है, देन आफ्टर आपका एक्सरे है जो किया जाता है, एक तरीके का एक्सरे किया जाता है। आपको एक डाई है जो खिला के एक मेडिसिन फॉर्म में, देन आफ्टर एक्सरे किया जाएगा। तो यदि किसी पर्सन को काइफोसिस की समस्या है और डेक्सा स्कैनिंग होना है, डेक्सा का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्सॉर्प्योमेट्री। तो डेक्सा टेस्टिंग में एज अ नर्स आप पेशेंट को क्या कहेंगे? स्टार्ट एन इंट्रावीनस लाइन, स्क्रीन द पेशेंट फॉर सेल्फिश एलर्जीज, टीच द क्लाइंट दैट डेक्सा इज नॉन इन्वेसिव, या फिर गिव एन ओरल सेडेटिव। ना तो यहाँ पे सेडेटिव देना है ना आईवी देना है। ये जनरली बॉन्ड डेंसिटी का पता करने के लिए टेस्ट किया जाता है। याद रखें, बॉन्ड डेंसिटी का पता करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर बॉन्ड डेंसिटी का पता किया जाना है, तो यहाँ पर ना तो ये इन्वेसिव का मतलब है कि कोई काट पीट वाला प्रोसीजर तो ये है नहीं। मरीज आपका ऑलरेडी डरा हुआ डेक्सा नाम सुन के, उसने तो हमेशा एक्सरे सुना है। एक्सरे नाम सुना हो और आप डेक्सा स्कैनिंग बोल दो उसको, तो क्या बोलना है आपको कि एक तरीके का एक्सरे ही है। यहाँ पे आपको कोई भी काट पीट चीरफाड़ है जो नहीं होने वाली है, ना कोई सेडेटिव दिए जाने वाले हैं। तो ये आपको क्या कहना है कि ये क्या है? एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। क्या है? नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। नेक्स्ट वन इज अ ब्रूज ओवर द मास्टोइड प्रोसेस इन स्कल फ्रैक्चर इज। मास्टोइड बोन के यहाँ पर स्कल फ्रैक्चर में क्या होगा? ब्रूज देखने को मिले। तो ये क्या है? स्पेल्डिंग साइन, हॉमन साइन, बैटल साइन या फिर कुलिन साइन। ये देखिए जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कुछ ना कुछ आते ही हैं एग्जाम में। स्पेल्डिंग साइन आई थिंक ESIC पेपर में पूछा गया था। एक होता है रोमसिक साइन और दूसरा होता है स्पेल्डिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन तो जब फीटल डिवाइस हो जाए, फीटल की डेथ है जो यूट्रस में हो जाए, तो उस दौरान जो फीटल स्कल की बोन होगी क्या होंगी? कोलैप्स होंगी, ओवरलैप होंगी एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा? स्पेल्डिंग साइन। हॉमन साइन देखने को मिलता है DVT वाले में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाले में। बैटल साइन, ये क्या है? ये बैटल साइन। ब्रूज देखने को मिल रहे हैं कहाँ पर? मास्टोइड प्रोसेस के यहाँ पर स्कल फ्रैक्चर में, तो ये कहलाता है क्या? बैटल साइन। कुलिन साइन पैंक्रेटाइटिस वाले मरीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पैंक्रियाटाइटिस में क्या देखने को मिलेगा? कुलिन साइन। नेक्स्ट वन, अब आपको एग्जाम में इन साइन के मीनिंग पूछे या पेयर मैचिंग दे दें, मीनिंग पता होगा आपको, पेयर मिलाना बहुत इजी होगा। लेट्स से स्पेल्डिंग साइन कह दिया आपसे, तो ये देखने को मिलता है किसमें? फीटल डिवाइस में। क्या है? फीटल डिवाइस मतलब यूट्रस में ही फीटस की डेथ हो जाए, गर्भ में जब यूट्राइन डेथ फीटल की डेथ हो जाए तो उस दौरान क्या होती हैं? तो क्रेनियल बोन्स होती हैं, स्कल बोन होती हैं फीटस की, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्वेट टेस्ट इन न्यूबॉर्न में बी यूज्ड टू डिटेक्ट। तो स्वेट टेस्ट न्यूबॉर्न बेबी में क्यों किया जाता है? किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, ग्रेव्स डिसीज, एड्रिनल इनसफिशियंसी या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। किसके लिए किया जाता है स्वेट टेस्ट? क्या है? स्वेट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो स्वेट टेस्ट का यूज़ किया जाता है जनरली सिस्टिक फाइब्रोसिस में। किसमें? सिस्टिक फाइब्रोसिस में, क्योंकि यहाँ पे न्यूबॉर्न के लिए पूछा गया है। नेक्स्ट वन, लिस्ट वन विद द लिस्ट सेकंड। एक साइड में है आपका टर्म और दूसरे में है डेफिनेशन। क्या होगा? लिस्ट फर्स्ट में दिया है आपको हाइपोथर्मिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया।
ये जितने भी पेयर मैचिंग है यहाँ पे आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं मैं कि इनकेस आप अपकमिंग एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सीरम में जितने भी चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, इनकी वैल्यू भी यहाँ पे दे सकते हैं कि इससे मैच कीजिए आपको नॉर्मल वैल्यू पता होगी तो आप इजीली मैच कर देंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन तीन की वैल्यू दे दी मान लो, और आपको पूछें कि हाइपरकैलेमिया कौन सा है, हाइपोनेट्रेमिया कौन सा है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया का मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम और थर्मिया का मतलब होगा बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे आप ढूंढिए कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से कम कहाँ पे दिया है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट तो क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड में दिया है, क्या है, सेंटीग्रेड में दिया है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम है जो यहाँ पर, वो कौन सा है, 37 तो नॉर्मल रेंज में आता है। अब यहाँ पे होगा 36.5, क्योंकि ज़्यादा कहेंगे जब हम तो वो कहलाएगा हाइपरथर्मिया। क्या होगा, हाइपरथर्मिया। 37 नॉर्मल होता है, हाइपोथर्मिया कहें तो कम वाला, हाइपर कहें तो अबव द 40 वाला। तो यहाँ पे हाइपोथर्मिया मतलब A का थर्ड, बी में हाइपरथर्मिया मतलब कि D 40 से ज़्यादा है। फिर आता है हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि कम, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब कि हाई शुगर, हाई ग्लूकोज। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल 400 mg/dl है, मतलब क्या हो जाएगा, होगा हाइपरग्लाइसीमिया। और ब्लड ग्लूकोज लेवल 50 mg/dl हो जाए, मतलब है हाइपोग्लाइसीमिया। अब यहाँ पर आपका जो आंसर होगा A का थर्ड, मैच कीजिए आप लोग, A का थर्ड, B का फोर्थ, C का हाइपोग्लाइसीमिया है तो सेकंड, और D का फर्स्ट, क्योंकि ग्लूकोज लेवल कितना है, 400 mg से ज़्यादा और हाइपरग्लाइसीमिया है। तो यहाँ पर आपको एज एन एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं, क्योंकि पेयर मैचिंग के क्वेश्चन जो आते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि किसी में डिसीज़ पूछेंगे उनकी डेफिनेशन दे देंगे, किसी में कॉज हो सकते हैं, किसी में फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिर से पेयर मैचिंग करनी है। क्वेश्चन में कहा है कि मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड। अब यहाँ पे 5 हैं, ABCDE 5 है यहाँ पर। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, सेजाइटल सूचर, ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इन ओल्डर एज ग्रुप। अब यहाँ पर क्या आपकी लिस्ट सेकंड में मैच होगा, तो यहाँ पे देखिए सिफिलिस क्या रिंग पैसरी होगा, सिफिलिस का होगा ट्रिप्नोमा पैलिडियम, क्या होगा, ट्रिप्नोमा पैलिडियम। तो A का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। अब A का सेकंड तो आपका होगा C में भी है एंड A में भी है। अब यहाँ पे देखिए A का सेकंड हो गया। फिर नॉर्मल फीटल हार्ट रेट, तो नॉर्मल FHR होती है 120 से 160 बीट पर मिनट तक, कितना, 120 से 160 बीट पर मिनट तक। तो B का आपका थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर B का थर्ड कहाँ पे है, तो वो ऑप्शन A में है। फिर सेजाइटल सूचर, तो सेजाइटल सूचर 2 पैराइटल बोन्स के बीच में होगा, कहाँ पर, बिटवीन द 2 पैराइटल बोन्स। तो C का हो जाएगा आपका 4। ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म, तो इसका होगा आपका जो D है यहाँ पर, D का होगा आपका 5th। बोथ ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू में सिंगल पेशेंट में यदि एक ही मरीज में दोनों चीज़ें देखने को मिल जाए, ओवेरियन और टेस्टिकुलर टिश्यू, तो वो कहलाता है क्या, ट्रू हेल्मोरफॉर्टिडिज्म। फिर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस इन ओल्डर एज ग्रुप, तो इनको रिंग पैसरी के थ्रू है जो मैनेज किया जाता है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, A का होगा सेकंड, B का थर्ड, C का फोर्थ, D का 5th एंड E का 1। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से है जो क्या कर लेनी है, पेयर मैचिंग करना है। आपका आंसर क्या होगा देन, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट इज the list 1 contains the name of the artery and the list 2 contains the manifestation of stroke related to artery involvement.
मैच द लिस्ट 1 with the list 2 and select the correct code given below। यहाँ पे आपको एक साइड आर्टरीज दी गई है और एक साइड कौन सी आर्टरी किस स्ट्रोक में इन्वॉल्व है। आर्टरी है यहाँ पर साइन दिए हुए हैं कि अफासिया हो गया, लॉस ऑफ प्रोप्रियसेप्शन हो गया, डिसअर्थ्रिया हो गया और विजुअल एलुसिनेशन हो गया। और दूसरे साइड आपको एक लिस्ट 1 में दी गई है कौन सी आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होगा इन सिम्टम के लिए। तो एंटीरियर सेरिब्रल होगा तब होगा फाइन टच डिस्टर्ब। क्या होगा? फाइन टच डिस्टर्ब। तो आपका ऑप्शन में कौन से में आएगा? वो है ऑप्शन नंबर 2 में। किसमें? 2 में। लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच। दूसरा है मिडिल सेरिब्रल। तो मिडिल सेरिब्रल होता है तो विजुअल हेलुसिनेशन होंगे। क्या होंगे? विजुअल हेलुसिनेशन होंगे। तीसरा आता है आपका पोस्टीरियर सेरिब्रल। तो यहाँ पे अफासिया होगा। आपका क्या होगा? अफासिया। वर्टिब्रल में डिसअर्थ्रिया और डिस्फेजिया। तो यहाँ पे आपका जो पेयर मैच होगा वो होगा A2। मैच कीजिए A2 मतलब लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन एंड फाइन टच। B4 मतलब कि विजुअल हेलुसिनेशन। C1 अफासिया। वर्टिब्रल मतलब डिसअर्थ्रिया और डिस्फेजिया। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C। एक पेयर मैचिंग आपको बताई जाएगी, इसका आंसर आप लोग कमेंट यहाँ पर। फुटबॉल फॉर स्कूल्स प्रोग्राम इज रन बाय फीफा इन कोलाब्रेशन विथ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम है जो फीफा के कोलाब्रेशन के साथ। फीफा आप सबने नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल फॉर फुटबॉल एसोसिएशन है जो फुटबॉल के लिए फीफा वर्ल्ड कप नाम भी सुना होगा आपने। तो उसके लिए यहाँ पर इंडिया में अभी एक कोलाब्रेशन किया गया फुटबॉल फॉर स्कूल्स के लिए। तो फीफा के साथ में जो और कौन सी एजेंसी ने यहाँ पर कोलाबरेट किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने, या वर्ल्ड बैंक ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने। तो यहाँ पर फुटबॉल फॉर स्कूल के लिए जो प्रधानमंत्री स्कूल हैं इंडिया के, जो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है या फिर केंद्रीय विद्यालय है, फोर्ट विलियम स्कूल है या कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पर जो स्कूल यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं फुटबॉल फॉर स्कूल है जो प्रोग्राम है, ये फीफा के साथ में मिलकर यूनेस्को ने, किसने? फीफा के साथ मिलकर यूनेस्को ने यहाँ पर एक क्या किया है? काम किया है। तो कोलाब्रेशन यदि पूछा जाए फीफा एजेंसी के साथ में तो एक कोलाब्रेशन किया यूनेस्को ने। और यहाँ पर फुटबॉल के प्रति मोर देन 700 मिलियन बच्चों के लिए, किसके लिए? 700 मिलियन बच्चों के लिए यहाँ पर एक कोलाब्रेशन किया गया है। तो याद रखना है यहाँ पर आपको इसको जो फीफा और इन्होंने तो क्या किया है? इंटरनेशनली कोलाबरेट किया है फुटबॉल फॉर स्कूल्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर इसकी हेल्प भी करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज मायोजेनेसिस दैट वाज रिसेंटली मेंशन्ड इन न्यूज़। तो मायोजेनेसिस क्या है जो अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में आ रही है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ फिश, ट्रेडिशनल मेडिसिन या फिर फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल। मायोजेनेसिस क्या है? आपने अभी न्यूज़ में इसलिए आ रही है क्योंकि जो इंडिया की तरफ से जो शुभांशु शुक्ला कहाँ पे गए हैं? एक्सियोम 4 मिशन पर गए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं की जो एक रिसर्च है उसमें से एक हिस्सा भी है मायोजेनेसिस, जो कि एक मसल फाइबर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। जेनेसिस क्या है हमारा? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, स्पेशली कब? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। किस स्टेज में? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। और यहाँ पर मायोजेनेसिस के ऊपर स्टडी वो इसलिए करने वाले हैं ताकि अपकमिंग टाइम में मायोजेनेसिस की स्टडी के थ्रू है जो मसल्स डिसीज़ या कुछ अलग थेरेपीज डेवलप किए जा सकें इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मायोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मसल फाइबर्स स्पेशली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। नेक्स्ट है यहाँ पर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है
कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, तो एक कौन सी मिनिस्ट्री अभी इसको लेके आई है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लाई है कि सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या फिर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर स्कीम किसके लिए आई है? जो कॉलेज के बच्चे हैं, क्या है, कॉलेज के जो एकेडमिक ईयर के लिए 2025-2026 वाले बच्चे हैं उनके लिए पोर्टल लाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगी? सेंट्रल सेक्टर स्कीम होगी, जो भी CBSE वाले बच्चे हैं स्पेशली। तो यहाँ पर स्कीम कौन लेके आए? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू लाई गई स्कीम है। जो भी 2025 और 26 एकेडमिक ईयर वाले बच्चे होंगे, ये लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ पर क्या कर सकते हैं? इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस स्कीम का ऑफिशियली नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन। यहाँ पर आपको क्या है? प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन, जो कि एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए, हायर एजुकेशन में उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि जो भी फैमिली यदि खर्चा नहीं उठा सकती फाइनेंशियल हेल्प के लिए, तो स्कीम क्या करेगी? उनकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट वन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द अंकुर इनिशिएटिव टू बूस्ट अर्बन ग्रोथ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कौन सी सरकार ने अंकुर नाम की अभी स्कीम इनिशिएट लॉन्च किया है अर्बन ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, शहरी विकासकरण के लिए, डेवलपमेंट के लिए अंकुर स्कीम का लॉन्च किस सरकार ने किया? बिहार ने, उड़ीसा, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो ये शुभ काम किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अंकुर का मतलब है यहाँ पर अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे इसका आप नाम है जो ज़रूर याद रखें, अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज, अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। तो ये स्कीम लाई गई है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर जो 6 की ऑर्गेनाइजेशन इस स्कीम के तहत काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका मेन मकसद क्या रखा गया है कि 2036 तक, क्या है, 2036 तक है जो यहाँ पर इसके लिए क्या किया जाए, इस स्कीम को है जो ट्रिपल किया जाए। जो उड़ीसा की अर्बन पॉपुलेशन है, तो यहाँ पर जो भी सिटीज़ हैं यहाँ पर 3 गुना उनका क्या हो जाए? डेवलपमेंट हो जाए, अर्बन डेवलपमेंट हो जाए। तो उसके तहत स्कीम है जो लाई गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोर्टल रिसेंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू बूस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहाँ पर अभी आयुष है, आयुष ना जो मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एक हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री का एक अलग से एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जिसमें आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी की इस बारे में बताया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो ट्रेडिशनल मेडिसिन का क्या बढ़े, रेगुलेशन बढ़े, उनके प्रति अवेयरनेस हो, उसके लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? नेशनल हेल्थ पोर्टल, आयुष सुरक्षा पोर्टल या फिर फॉलो माई हेल्थ पोर्टल या फिर नन ऑफ द अबव। तो भारत सरकार ने जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम रखा गया है आयुष सुरक्षा पोर्टल। क्या नाम है? आयुष सुरक्षा पोर्टल इसका नाम रखा गया है। तो जो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, क्या है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उनके प्रति अवेयरनेस रहे, उनको गलत तरीके से ना बेचा जाए, इस सब के लिए यहाँ पर लाया गया है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड फुली लिटरेट स्टेट अंडर उल्लास स्कीम। तो जो उल्लास स्कीम है, एज पर उल्लास स्कीम के, तो यहाँ पर अभी इंडिया का दूसरा सबसे लिटरेट स्टेट कौन सा बन गया है? ऑप्शन में है गोवा, गुजरात, पंजाब या फिर मध्य प्रदेश। तो उल्लास स्कीम के तहत जो दूसरा फुली लिटरेट स्टेट हो गया है वो है गोवा। क्या है? गोवा। मध्य प्रदेश वालों को लग रहा होगा कि हमारा MP बन गया है, पंजाब वालों को पंजाब, गुजरात वालों को गुजरात, क्योंकि यही ऑप्शन में है। तो यहाँ पर जो उल्लास स्कीम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत, न्यू
जो इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, उसके तहत जो फुली लिटरेट स्टेट बन गया है गोवा, क्या हो गया है सेकंड। फर्स्ट क्या हो गया है मिज़ोरम। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत है यहाँ पर ये हमारा जो वर्ल्ड वाइड जो इंडिया की जो लिटरेसी रेट है उसके लिए नहीं है, तो वो तो केरला टॉप पर ही अभी भी है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत गोवा है जो क्या बन गया है सेकंड नंबर पर आ गया है। एंड फर्स्ट की बात करें हम तो क्या हो गया है मिज़ोरम है जो फर्स्ट है। तो उल्लास स्कीम के तहत इंडिया का जो दूसरा फुली लिटरेट स्टेट हो गया है वो है गोवा, वो फर्स्ट पर है मिज़ोरम। नेक्स्ट वन इज, और एक और चीज़, जो उल्लास स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो 2022 में लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच कंट्री टॉप्ड द मेडल टैली एट द एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025। तो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी, एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई थी, कोरिया में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में जब ये हुई थी, यहाँ की कौन सी सिटी में, गुमी सिटी में, सिटी का नाम ही है गुमी, जो कि 27 मई से 31 मई तक चली है, 27 to 31 मई तक ये चली है। तो यहाँ पर इंडियन एथलेट्स की हम बात करें तो इन्होंने टोटल 30 मेडल्स अपने नाम किए थे। कितने, 30 अपने नाम किए थे। यहीं यदि हम चाइना की बात करें, इसकी बात करें तो यहाँ पर यदि हम चाइना की बात करें तो यहाँ पर चाइना ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते थे। किसने, चाइना ने है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पे जीते थे। इंडियन एथलेट्स ने कितने, 30 है जो यहाँ पे इवेंट कंप्लीट किए थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेडल जीते थे 24 मेडल 24 जीते थे, लेकिन 30 इवेंट में इन्होंने पार्ट किया था। तो सबसे ज़्यादा मेडल किसने जीते हैं, चाइना ने। नेक्स्ट है, विच टीम वॉन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL। तो इसके जीतने तक तो ठीक था, इसके बाद बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ था बेंगलोर में, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए थे। चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, पंजाब किंग्स या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स। तो यहाँ पर RCB है जो विनर बनी थी, और विनर बनने के बाद जो विक्ट्री परेड की गई थी, उस परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लोग पहुँच गए थे, और भगदड़ में बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी। 6 रनों से जीता था RCB ने, किसको हराकर, पंजाब के लिए हराकर 6 रनों से RCB है जो विनर बनी थी, याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच यूनियन मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फुटबॉल अंडर द फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम इन कोलकाता। अभी हमने शुरुआत में ही क्वेश्चन पढ़ा था फुटबॉल फॉर स्कूल, तो जो यूनेस्को और फीफा ने मिलकर कोलैबोरेट करके लाया है। तो यहाँ पर कौन से यूनियन मिनिस्टर ने रिसेंट में लॉन्च किया है फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम, कोलकाता में, अनुराग ठाकुर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, पीयूष गोयल ने या नितिन गडकरी ने। तो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम है जो मंत्री श्री केंद्रीय विद्यालय फोर्ट विलियम, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल, तो जो 4 जगह यहाँ पे चुनी गई उनके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो फुटबॉल फॉर स्कूल प्रोग्राम लाया गया है। और ये जो इनॉग्रेशन किया है, ये किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि अभी रिसेंट में यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कौन है अभी रिसेंट में, अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, मतलब केंद्रीय जो एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके हाथ में है अभी, तो धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन विच स्टेट इज़ द सिमिलपाल टाइगर रिजर्व रिसेंटली इन न्यूज़ लोकेटेड। तो यहाँ पर सिमिलपाल टाइगर रिजर्व है, किस स्टेट में है, राजस्थान में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश या कर्नाटक में। तो जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये है कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में। जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का, जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये है,
क्या है, उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर है। नेक्स्ट वन इज न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि जो वहाँ की जो भी ट्राइबल्स जनजाति हैं वहाँ पर ये क्या करती थी, इस एरिया में जाके अपने जो भी उनके रीजनल रिचुअल्स वगैरह होते थे तो वहाँ पे जाके करती थी। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने अभी नोटिस लगाया है कि जो यहाँ पर जो भी ITDA के तहत है जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं उस पर बैन लगाया जाता है। नेक्स्ट वन, द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया फंक्शन अंडर विच मिनिस्ट्री। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यहाँ पर किसके तहत काम करेगा? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है जो हर एक स्टेट में जो डेथ होती हैं, जो बर्थ होते हैं उनके रिगार्डिंग जो जनगणना होती है, तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया सभी स्टेट में कितने बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं न्यूबॉर्न के, कितने डिस्चार्ज किए गए हैं हॉस्पिटल से, कितनी सरकारी हॉस्पिटल रन कर रही हैं रिसेंट में, क्या सेंसस डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो सब चीज़ों की जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में। और यहाँ पर किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? होम अफेयर्स के। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025। इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी आपको बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि कितने हैं? 17 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं। कब तक? 2030 तक। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इंडिया की रैंक आई है वो इस बार आई है 99th, मतलब 100 के तो अंदर ही आ गई है। 99th रैंक आई है, जिसमें यदि हम स्कोर की बात करें तो 67 स्कोर, कितना है? 67 स्कोर यहाँ पे आया है। और इसमें टोटल 193 देश थे। टोटल यदि हम मेंबर कंट्री की बात करें तो 193 कंट्रीज़ थे। यहाँ पर लास्ट टाइम के कंपेयर में इंडिया की रैंक है जो इस बार सबसे अच्छी आई है, जिसमें फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क हैं जो टॉप पर हैं। फिनलैंड, स्वीडन एंड डेनमार्क टॉप कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट वन, अम्बुबाची फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट एनुअली। तो अम्बुबाची फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया जाता है? असम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम में। तो अम्बुबाची फेस्टिवल की यदि जब बात की जा रही है तो ये सेलिब्रेट किया जाता है असम में। कहाँ पर? असम में। तो यहाँ पर अम्बुबाची मेला जो कामाख्या मंदिर है, असम में जो कामाख्या देवी जी का मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, तो वहाँ पर इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला लगता है। तो यहाँ पर अम्बुबाची फेस्टिवल जून में क्या है? हर साल है जो जून में मॉनसून सीजन में, मतलब जून के टाइम पे ही ये मनाया जाता है। गुवाहाटी का जो, यहाँ पे याद रखिए आप, गुवाहाटी का जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पर, मतलब कि असम में। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्किलिंग एडोलेसेंट गर्ल। तो एडोलेसेंट गर्ल्स को स्किल बनाने के लिए भारत सरकार ने अभी एक और प्रोग्राम लाया है, वो क्या है? सारथी, नव्या, शक्ति या फिर प्रगति। तो भारत सरकार ने अभी क्लास 10th तक के एटलीस्ट क्लास 16 से 18 साल की गर्ल्स के लिए, कितना? 16 to 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है और इस इनिशिएटिव का नाम है नव्या। क्या नाम है? नव्या। इनिशिएटिव है स्किल करना किसके लिए? जो भी एडोलेसेंट गर्ल हैं। विकसित भारत 2047 विज़न के तहत, याद रखिए, विकसित भारत 2047 विज़न के तहत यहाँ पर लाया गया है। और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नर्सिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ जिससे आपको इजी रहे। तो यहाँ पर ये रहा इसका फुल फॉर्म, नर्सिंग एस्पिरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट। तो यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तहत यहाँ पर एक पायलट, जॉइंट पायलट इनिशिएटिव है। तो यहाँ पर 16 से 18 साल की गर्ल्स के लिए है, जिसके तहत नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स के लिए यहाँ पे 10th की गर्ल्स के लिए यहाँ पे रेडी किया जा सकता है। नेक्स्ट वन था इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री। IEEPA किस देश से रिलेट करता है? भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम से।
तो ये न्यूज़ में बहुत आया था। ये इसलिए आया था क्योंकि यूएस के जो राष्ट्रपति हैं, यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ पर अलग अलग तरीके से है जो टैक्स लगाए थे, इम्पोर्ट टैक्स लगाए थे। उसके रिगार्डिंग होता क्या है कि जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, यूएस के राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि वहाँ की जो भी इशू हैं या फिर जो भी टैरिफ वगैरह है वो उनको लगा सकते हैं। कि इस एक्ट के तहत प्रेसिडेंट के पास है जो कोई नेशनल सिक्योरिटी के लिए या फिर फॉरेन पॉलिसी के लिए या फिर इमरजेंसी के दौरान वो इस एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शन है या फिर जो अमाउंट है उसमें भी ये देश के लिए यदि हित के में है, देश के हित में है तो वो कर सकते हैं। लेकिन यूएसए के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अलग अलग देशों पर भारी भरकम कर लगाए, जिसके कारण वहाँ की जो कोर्ट है, यूनाइटेड स्टेट की जो फेडरल कोर्ट है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए स्पेशली उन्होंने जब टैरिफ लगाए थे तो इन्होंने इस एक्ट के तहत उनको क्या किया था कि वो आप अब इतना टैरिफ नहीं लगा सकते। इसीलिए है जो न्यूज़ में आया था। IEEPA इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट हमारे देश का नहीं है, यह है यूएसए का। न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों पर अलग अलग तरीके के टैक्स लगा दिए थे, इम्पोर्ट पर स्पेशली। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि इस एक्ट के तहत, जो कि 28 अक्टूबर 1977 को आया था, और इसके तहत इसका गलत इस्तेमाल ना किया जाए। नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, किस स्टेट में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका में? तो नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है कहाँ पर? बिहार में। कहाँ पर है? बिहार में है, बिहार के औरंगाबाद में। याद रखिए, बिहार के औरंगाबाद सिटी में है। नाम याद रखिए तो आपको नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसका फर्स्ट प्रोजेक्ट भी था जो कि 1980 मेगावाट बिजली के लिए था, दूसरा भी है अभी। तो यहाँ पर नाबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर इसकी जो कॉस्ट की हम बात करें तो 29,930 करोड़ रुपए है जो इसके लिए खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट वन, कंवल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंवल टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है? उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या तेलंगाना में? तो यह है तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो कंवल टाइगर रिजर्व और टबूडा अंधोरी टाइगर रिजर्व, तो यहाँ पर इसके लिए कंवल टाइगर रिजर्व के लिए अभी रिसेंट में न्यूज़ में आया था। और यहाँ पर ये किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे। किसके किनारे? गोदावरी नदी के किनारे और सह्याद्री माउंटेन रेंज में। तो पहाड़ी एरिया पूछा जाए कंवल टाइगर रिजर्व का तो सह्याद्री माउंटेन रेंज है, नदी पूछी जाए तो गोदावरी रिवर है। नेक्स्ट वन, ऑन विच डेट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे और संविधान दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है और संविधान दिवस है कब मनाते हैं हम? जनवरी 21, अगस्त 15, नवंबर 26 या फिर दिसंबर 26। तो एवरी ईयर हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट तो कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्या है? अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इफेक्ट में आया था ये 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन तो आ गया था 26 नवंबर 1950 को ही अडॉप्ट कर लिया था हमने। लेकिन जो हम रिपब्लिक डे मनाएंगे वो 26 जनवरी का रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना अलग बात है, लेकिन इफेक्ट में आना अलग होता है। तो अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन ये जो एक हम ये कह सकते हैं काम करने वाले, उसमें इफेक्ट में आना कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर ओरिजिनली इंश्रिंज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एज एन इंडियन फंडामेंटल राइट कितने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 6, 7, 8, 9। यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले 7 थे, अभी भी 7 हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन से 7 हैं। तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट हैं। कितने हैं? 7 फंडामेंटल राइट हैं। पहला है राइट टू इक्वेलिटी। क्या है? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन,
3 हो गए यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अलग अलग धर्म के लोगों को भी उनका अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट भी है यहाँ पर, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। एक था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक और है राइट टू एजुकेशन, क्या है? राइट टू एजुकेशन। आपको याद रखना है, टोटल 7 हो गए। राइट टू फ्रीडम इक्वालिटी, फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड राइट टू एजुकेशन। तो यहाँ पे 7 हो गए टोटल। एक्चुअल में क्या था, पहले जो राइट टू एजुकेशन है इसकी जगह राइट टू प्रॉपर्टी था, बट इसको हटा दिया गया 2009 में, 2009 में राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट को हटा के है जो क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन यहाँ पे इसको ऐड कर दिया गया। तो यदि आपसे पूछे टोटल कितने हैं, तो टोटल अभी भी 7 हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि एक हट गया था तो 6 हो गए, बट ऐसा नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के राइट टू एजुकेशन है जो ऐड कर दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो आरटीआई एक्ट कब लाया गया था? तो ये ऑप्शन है 2000, 2005, 2010 या फिर 1999। आरटीआई एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यदि आपके साथ आपके एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो आप क्या लगा देते हैं, आरटीआई। तो यहाँ पर कोई भी यदि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है। तो यहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत यहाँ पर आपके लिए कब लॉन्च किया गया था? 2005 में। कब आया था? 2005 में। नेक्स्ट है यहाँ पर हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस इन जून 25 आफ्टर राकेश शर्मा। तो यहाँ पर राकेश शर्मा के बाद है जो कौन है स्पेस में गए हैं, सेकंड इंडियन बन गए हैं। इसके पहले राकेश शर्मा गए थे, अब फिर से कोई गया है जून में। तो वो कौन गया है? सुनीता विलियम्स, शुभांशु शुक्ला, एस सोमनाथ या फिर अनिल विज। तो यहाँ पर अभी दूसरे जो इंडियन बने हैं वो हैं शुभांशु शुक्ला। कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत गए हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। तो यहाँ पर एक्सियोम स्पेस है जो ये एक कमर्शियल स्पेस एजेंसी है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से कुछ 500 करोड़ खर्च किए गए थे। इसरो के साइंटिस्ट है कौन? शुभांशु शुक्ला, जो अभी गए हुए हैं, 14 दिनों के लिए गए। उनको अलग अलग पॉइंट्स पे है जो क्या करना है, रिसर्च करना है। पहला एक्सियोम मिशन गया था अप्रैल 2022 में, दूसरा गया था 23 में, तीसरा गया था जनवरी 24 में, और चौथा है जो अभी रिसेंट में गया है। तो यहाँ पर अभी जो चौथे मिशन में गए हैं अलग अलग कंट्रीज़ के टोटल 4 लोग गए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए भी है कि एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2025, 27 जून 2025, 10 जून 2025, 11 जून 2025 को। रिसेंट का ही क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप सो कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।